जब भी हम मिडिल ईस्ट या दुनिया के किसी भी कोने में जंग की खबरें सुनते हैं तो हमारा ध्यान फौरन जाता है पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर। लेकिन क्या हो अगर इन लड़ाइयों का एक ऐसा असर हो रहा हो जो तेल से भी कहीं ज्यादा बुनियादी है और सीधे हमारी खाने की थाली तक पहुंच रहा है। आज हम इसी अदृश्य संकट की परतें खोलने वाले हैं। हम सब जानते हैं कि युद्ध से तेल महंगा होता है, गाड़ियों में घूमना महंगा हो जाता है, लेकिन हमारी खाद्य आपूर्ति, हमारे खाने पीने के लिए छिपा हुआ खतरा आखिर है क्या? ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना हमारे खेत सोना नहीं उगा सकते और जिसकी सप्लाई पर आज दुनिया भर में खतरा मंडरा रहा है। चलिए इस पहेली को मिलकर सुलझाते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे संकट से जिस पर ज्यादातर लोगों का ध्यान गया ही नहीं है। ये संकट सीधे तौर पर हमारी फूड सिक्योरिटी से जुड़ा है और ये है फर्टिलाइजर यानी उर्वरक की कमी का संकट। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो पर्दे के पीछे रहकर हमारे भविष्य पर असर डाल रही है। देखिए, आज दुनिया की नजरें तेल के बाजार पर टिकी हैं, लेकिन असली खेल कहीं और चल रहा है। उर्वरक, जो दुनिया भर में खेती की जान है, उसकी एक बहुत बड़ी कमी पैदा हो रही है। और बात एकदम साफ है, अगर उर्वरक नहीं तो अच्छी फसलें नहीं, और अगर फसलें नहीं तो खाने का संकट होना तय है। और पता है, ये स्थिति इस वक्त और भी गंभीर क्यों हो जाती है? क्योंकि पूरे उत्तरी गोलार्ध में और खासकर भारत में खरीफ की बुआई का मौसम बस शुरू ही होने वाला है। ये वो समय है जब किसानों को सबसे ज्यादा उर्वरक की जरूरत होती है और ठीक इसी वक्त इसकी ग्लोबल सप्लाई चेन टूट रही है। अब शायद ये सवाल मन में आए कि भाई, इन सब में गैस कहाँ से आ गई? गैस और फर्टिलाइजर का आपस में क्या लेना देना है? पहली नज़र में तो ये दोनों बिल्कुल अलग अलग दुनिया के लगते हैं, लेकिन असल में इनके बीच एक बहुत गहरा और हैरान करने वाला केमिकल कनेक्शन है। चलिए इसे समझते हैं। हम जिस नेचुरल गैस का इस्तेमाल रोज के कामों में करते हैं, वही हमारे खेतों की पैदावार की बुनियाद है। हाँ, सुनने में ये भले ही अजीब लगे, पर यही सच है। और ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसी कनेक्शन में मौजूदा संकट की जड़ें छिपी हैं। आइए जानते हैं कि आखिर ये होता कैसे है। किसी भी पौधे को अच्छी तरह से बढ़ने के लिए समझिए कि 3 मेन न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं: नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, जिन्हें शॉर्ट में NPK भी कहते हैं। नाइट्रोजन से हरी पत्तियां और तने बनते हैं, फास्फोरस से जड़ें और बीज मजबूत होते हैं, और पोटेशियम पौधों को बीमारियों से लड़ने और फलों की क्वालिटी सुधारने में मदद करता है। तो ये गैस और फर्टिलाइजर का कनेक्शन काम कैसे करता है? यूरिया, जो कि सबसे कॉमन नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है, उसे बनाने की पूरी प्रक्रिया नेचुरल गैस यानी मीथेन से शुरू होती है। सबसे पहले गैस से हाइड्रोजन को अलग किया जाता है, फिर हवा से नाइट्रोजन लेकर उस हाइड्रोजन के साथ मिलाया जाता है, जिससे अमोनिया गैस बनती है। और यही अमोनिया यूरिया फर्टिलाइजर का मेन इंग्रेडिएंट है। तो सीधी सी बात है, अगर गैस की सप्लाई पर असर पड़ेगा तो यूरिया का उत्पादन भी रुक जाएगा। अब देखते हैं कि हाल की कुछ ग्लोबल घटनाओं ने इस गैस उर्वरक के नाजुक रिश्ते को एक बड़े ग्लोबल सप्लाई शॉक में कैसे बदल दिया है। जरा देखिए कि कुछ ही हफ्तों के अंदर हालात कैसे तेजी से बिगड़े। 17 मार्च को रूस के एक बड़े फर्टिलाइजर प्लांट पर ड्रोन हमला होता है। इसके ठीक 2 दिन बाद 19 मार्च को चीन अपने उर्वरक एक्सपोर्ट्स पर रोक लगा देता है। फिर 24 मार्च को रूस भी नाइट्रोजन उर्वरक के एक्सपोर्ट पर बैन लगा देता है। और इन सब के बीच हुर्मुस जलडमरू मध्य, जो एक बहुत ज़रूरी शिपिंग रूट है, वो पहले से ही डिस्टर्ब चल रहा है। और इस संकट का पैमाना कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इस नंबर से लगाइए। दुनिया का लगभग 33% यानी 1/3 फर्टिलाइजर ट्रेड सिर्फ एक समुद्री रास्ते होर्मुज जलडमरू मध्य से होकर गुजरता है, जो अब बाधित है। आप खुद सोचिए, जब दुनिया का 1/3 व्यापार एक ही रास्ते पर निर्भर हो तो कोई भी रुकावट पूरी व्यवस्था को हिला सकती है। ये चार्ट संकट की गंभीरता को और साफ कर देता है। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। हॉर्मुज जलडमरू मध्य से दुनिया की टोटल यूरिया सप्लाई का 40%, सल्फर का 45% और दूसरे नाइट्रोजन उर्वरकों का 38% हिस्सा गुजरता है। सोचिए, दुनिया की लगभग आधी यूरिया सप्लाई सिर्फ एक रास्ते पर टिकी है। जब ये एक रास्ता बंद होता है तो पूरी दुनिया की सप्लाई चेन पर इसका असर पड़ता है। तो इस सारी ग्लोबल उथल-पुथल का भारत पर क्या असर होगा? ये वैश्विक समस्या भारत के लिए एक बड़ी राष्ट्रीय चिंता क्यों है? आइए अब भारत की स्थिति को समझते हैं, जो काफी अनोखी और चैलेंजिंग है। यहाँ एक विरोधाभास है जिसे समझना बहुत जरूरी है। भारत दुनिया में यूरिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है।
लेकिन हम दुनिया में यूरिया के दूसरे सबसे बड़े उपभोक्ता यानी कंज्यूमर भी हैं। हमारी खपत इतनी ज़्यादा है कि इतने बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के बावजूद हमें अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए इंपोर्ट पर निर्भर रहना पड़ता है। ये चार्ट इस गैप को और भी साफ दिखाता है। हमारी सालाना खपत लगभग 655 लाख मीट्रिक टन है, जबकि हमारा घरेलू उत्पादन सिर्फ 503 लाख मीट्रिक टन के आसपास है। इसका सीधा मतलब है कि अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए हमें हर साल लगभग 177 लाख मीट्रिक टन उर्वरक बाहर के देशों से मंगाना ही पड़ता है। अगर हम अलग अलग उर्वरकों को देखें तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। यूरिया में हम लगभग 87% आत्मनिर्भर हैं, जो कि अच्छी बात है। लेकिन DAP यानी फॉस्फेट में हम सिर्फ 40% आत्मनिर्भर हैं, और पोटैश के मामले में तो हमारी आत्मनिर्भरता 0 है। हम इसे 100% इंपोर्ट करते हैं। यही हमारी सप्लाई चेन की सबसे बड़ी कमजोरी है। तो इन ग्लोबल चैलेंजेस के बीच सवाल उठता है कि भारत की तैयारी कैसी है? क्या सरकार ने इस आने वाले संकट से निपटने के लिए कोई कदम उठाए हैं? अच्छा, सरकार की तरफ से आश्वासन आया है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा है कि आने वाले खरीफ सीजन के लिए हमारे पास उर्वरक का पर्याप्त स्टॉक है। हमारे किसान भाई बहनों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो कुल मिलाकर स्थिति के दो पहलू हैं। एक तरफ ग्लोबल रिस्क बना हुआ है। रूस और चीन जैसे बड़े एक्सपोर्टर्स ने बिक्री रोक दी है और ट्रेड रूट्स में भी दिक्कतें हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत का दावा है कि खरीफ सीजन के लिए पहले से ही पर्याप्त स्टॉक सुरक्षित कर लिया गया है, जिससे फिलहाल के लिए एक राहत है। इस दावे को पुख्ता करने के लिए विदेश मंत्रालय ने भी कन्फर्म किया है कि भारत ने ग्लोबल समझौतों के जरिए 86 लाख टन उर्वरक की सप्लाई पहले ही पक्की कर ली है। ये हमारी सालाना आयात ज़रूरत का लगभग आधा हिस्सा है, जो कि मौजूदा हालात में वाकई एक बड़ी राहत की बात है। साथ ही सरकार ने लोगों से पैनिक बाइंग न करने और जमाखोरी के खिलाफ भी चेतावनी दी है, क्योंकि कई बार ऐसा करने से बाजार में एक आर्टिफिशियल कमी पैदा हो जाती है, जिससे असली संकट न होने पर भी एक बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। तो ऐसा लगता है कि सरकार ने आने वाले कुछ महीनों के लिए संकट को तो टाल दिया है, लेकिन एक बड़ा सवाल अब भी बना हुआ है। भारत लंबे समय के लिए उर्वरक के मामले में आत्मनिर्भरता कैसे हासिल कर सकता है और अपने खाद्य भविष्य को इन ग्लोबल झटकों से कैसे सुरक्षित कर सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचने की ज़रूरत है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर ये जानकारी आपको महत्वपूर्ण लगी तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें, ताकि ये और लोगों तक भी पहुंचे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।